नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट यूपीजी कॉलेज कोरबा से। हम एमए सोशियोलॉजी 4th सेमेस्टर में सेकंड पेपर इंडस्ट्री एंड सोसाइटी इन इंडिया में इंडस्ट्रियल प्लानिंग औद्योगिक नियोजन का अध्ययन करेंगे। औद्योगिक नियोजन या औद्योगिक नीति होती क्या है, उससे पहले हमको नियोजन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि नियोजन क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमको कुछ न कुछ प्लानिंग करना पड़ता है। वैसे ही नियोजन या नीति में हम वर्तमान एवं भविष्य की परिस्थितियों को देखकर जो उद्देश्य बनाते हैं और उस कार्य को करते हैं जिसका लाभ हमको भविष्य में मिलता है, उसको हम नियोजन कहते हैं। वैसे ही औद्योगिक नियोजन आर्थिक नियोजन का ही पार्ट है। आर्थिक नियोजन का छोटा पार्ट औद्योगिक नियोजन है। औद्योगिक नियोजन किसी भी देश के जो निर्माण उद्योग हैं उसका विकास करना और उसको वांछित दिशा देना ही औद्योगिक नीति है। औद्योगिक नीति का अर्थ हम सरकार के उन निर्णय या घोषणा के द्वारा मान लेते हैं जिससे हमको यह पता चलता है कि औद्योगिक विकास का कार्य योजना और कार्य योजना की रणनीति क्या होगी। वैसे ही सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में उसकी भूमिका क्या होगी। साथ ही साथ जो विदेशी उद्यमी हैं एवं विदेशी पूंजी निवेश की दिशा क्या होगी, यह औद्योगिक नीति से निर्धारित होता है। परिभाषा है, श्री H.D. डिकिंसन ने लिखा है, नियोजन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूर्व सर्वेक्षण के बाद निश्चित और जागरूक अधिकारियों के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, जैसे क्या, कब, कहाँ और कैसे उत्पादन किया जाए तथा इसका वितरण इनको किया जाए। यहाँ पर लिखा गया है कि नियोजन क्या है। सर्वेक्षण के पहले जो कार्य निश्चित एवं जागरूक जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है कि जो भी कार्य है उसको कब, कहाँ और कैसे उत्पादन किया जाना है। जिनका उत्पादन हो गया है उसका वितरण किसको किया जाना है। वैसे ही औद्योगिक नियोजन देश की औद्योगिक व्यवस्था को सुदृढ़ व संतुलित बनाने तथा देश के मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों का उद्योग में उचित रूप में प्रयोग करने की योजना है। इसको ही हम औद्योगिक नियोजन या औद्योगिक नीति कहते हैं। औद्योगिक नीति की विशेषताएं जो कि हम परिभाषा के माध्यम से निकाल सकते हैं, यह औद्योगिक जीवन से संबंधित होता है और अनवरत चलते रहता है। इसकी प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। हम प्राचीन काल से देखें, जब से आर्थिक क्रियाएं चली हैं, चाहे वह आदि मानव द्वारा जो है कृषि के विकास के लिए आगे बढ़ने के लिए जो कार्य किए हैं, उसके बाद कृषि के बाद उद्योग की स्थापना हुई है। फिर उद्योग जो है निरंतर कुछ न कुछ नवीन परिवर्तन करते गए हैं। तो यह जो है अनवरत प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकती। वैसे ही दूसरा पॉइंट है इसमें, देश में उपलब्ध सभी आर्थिक संसाधनों का उपयोग के लिए हम बौद्धिक एवं वैज्ञानिक तरीका का उपयोग करते हैं। इसमें साथ ही साथ मानवीय पहलू को भी देखा जाता है। बिना मानवीय पहलू के औद्योगिक नियोजन सफल नहीं होगा, क्योंकि आप उद्योग में कार्य किसके लिए कर रहे हैं, मानव के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए हमको मानवीय पहलू भी देखना पड़ता है। तीसरा है, औद्योगिक नियोजन से न केवल आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होती है बल्कि देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति भी होती है। जैसे मार्क्स को हम पढ़ते हैं तो मार्क्स के अनुसार समाज का परिवर्तन किसके कारण हुआ है, आर्थिक क्रियाकलापों के कारण हुआ है। तो जब आर्थिक क्रियाकलाप में चेंजेस आती हैं तो उससे क्या होता है, समाज में परिवर्तन होता है। समाज में परिवर्तन होगा तो उसकी जो संस्कृति है वो भी परिवर्तित होगी। चौथा है, शासकीय मशीन द्वारा औद्योगिक नियोजन की क्रियाओं को संगठित किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो शासकीय कार्य हैं जो कि करते हैं, जो शासकीय संस्थाओं में संलग्न होते हैं, उनके द्वारा इन क्रियाओं को किया जाता है। पांचवा है, औद्योगिक नियोजन का औद्योगिक प्रबंधन से भी घनिष्ठ संबंध है। यदि प्रबंधन नहीं होगा
तो नियोजन भी नहीं होगा। प्रबंधन में क्या होता है कि साहस, संगठन, नियंत्रण एवं अभिप्रेरणा आदि चीज़ें सम्मिलित होती हैं। वैसे ही छठवां, औद्योगिक नियोजन से घातक प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। इससे राष्ट्रीय अपव्यय में कमी आती है और संतुलित औद्योगिक विकास में सहायता मिलता है। जब हम उद्योग में नियोजन कर देते हैं कि कौन से कार्य कब करना है, किसको करना है, तो इसमें जो घातक प्रतियोगिता होती है एक इंडस्ट्री का दूसरे इंडस्ट्री के साथ, वो जो है समाप्त हो जाती है। इससे राष्ट्रीय अपव्यय में भी कमी आती है और उद्योग के विकास में। औद्योगिक नीति का उद्देश्य पहला तीव्र औद्योगिक विकास होता है। जैसे ही हम किसी उद्योग के लिए या किसी देश के औद्योगिक विकास के लिए हम औद्योगिक नीति बनाते हैं, इंडस्ट्रियल प्लानिंग करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया है वो बहुत तीव्र हो जाती है। इससे औद्योगिक उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। दूसरा, देश में आर्थिक संसाधनों का विदोहन, जो भी देश में संसाधन होते हैं उसका अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। इसके लिए कारण जो है जो औद्योगिक विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है और आर्थिक संसाधनों का पूर्ण एवं लाभकारी उपयोग हस्तक्षेप नीति में जो नहीं हो पाता वो औद्योगिक नियोजन के कारण होता है। तीसरा है अधिकाधिक रोजगार। औद्योगिक नीति के कारण होता क्या है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है बढ़ जाती है और उसके कारण बहुत सारे जो इंडस्ट्री हैं वो उस क्षेत्र में आने लगते हैं और संसाधनों के जो उपयोग हैं उसके कारण जो है मानवीय ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए रोजगार के साधन बढ़ते हैं और लोगों को रोजगार मिलना प्रारंभ हो जाता है। चौथा है संतुलित औद्योगिक विकास। इसके कारण औद्योगिक नियोजन के बिना औद्योगिक विकास असंतुलित रहता है। कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि औद्योगिकरण के कारण क्या होता है, कुछ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उद्योग हो जाते हैं और कुछ क्षेत्र में नहीं हो पाते हैं, लेकिन औद्योगिक नीति के कारण इस प्रकार की समस्या नहीं होती है। पांचवा है प्रतिस्पर्धा की समाप्ति। उद्योगों में जो भी प्रतिस्पर्धा होती है जिससे उद्योग एवं राष्ट्र दोनों को हानि का सामना करना पड़ता है, औद्योगिक नियोजन के कारण उद्योगों में समन्वय स्थापित होता है, जिसके कारण इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा है जिससे उद्योग एवं देश को नुकसान हो सकता है वह नहीं होता। आर्थिक क्षमता का भी माप हमारा औद्योगिक नियोजन ही होता है। उसके कारण हम उस देश की आर्थिक जो क्षमता है उसको हम माप सकते हैं। सातवां है निर्यात प्रोत्साहन। इसके कारण उत्पादन वृद्धि के साथ साथ निर्यात वृद्धि की योजना भी बनाई जाती है कि किन चीज़ों को हमको निर्यात करना है, उसका उत्पादन हमको कितना करना है, तो इससे निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलता है। उत्पादन को मांग के अनुसार भी समायोजित किया जाता है। हम देखते हैं कि कभी कभी होता क्या है, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में टमाटर फेंकने लायक हो जाता है, वो किसानों को सही मूल्य उसका नहीं मिल पाता। 1 रुपया 2 रुपया किलो में जो है बिकता है। कई किसान तो उसको लागत नहीं मिलने के कारण सड़क में फेंक देते हैं। तो नियोजन के कारण उसको सही यूज किया जाता है कि कब कितना उसका उत्पादन करना है, मांग जितना है उसके हिसाब से हमको उत्पादन करना है। श्रम नियोजन, इससे श्रम का भी नियोजन होता है कि श्रम के जो संबंध है उसमें सुधार हो सके, श्रमिकों को जो है प्रशिक्षित किया जाता है एवं पर्याप्त श्रम सुविधाएं भी इसके माध्यम से उपलब्ध किया जाता है। औद्योगिक नियोजन में कुछ समस्याएं भी आती हैं, जैसा पहला है बड़े औद्योगिक घरानों का विकास। इससे होता क्या है कि जो MRTP अधिनियम है एवं लाइसेंसिंग प्रणाली है, इसका लाभ जो है बड़े उद्योग घराने को ही मिलता है। जो औद्योगिक घराने जो होते हैं वो पूंजीगत कार्यों में उनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी होता है, तो वो उसको वहाँ पर व्यय कर सकते हैं, जिसका लाभ उनको ही मिल पाता है। इसलिए जो छोटे छोटे जो उद्योग हैं उसको नुकसान होता है। दूसरा है लघु पैमाने के क्षेत्र में सापेक्षिक कमी। इसके कारण होता क्या है कि जो मध्यम एवं बड़े उद्योग हैं वो तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, वो सापेक्षिक रूप से उनका विकास कम होता है। जैसे हम CSO का यहाँ पर आंकड़ा देखें, 1960-61 में शुद्ध घरेलू उत्पादन में जो योगदान था
लघु उद्योग के वो 42% थे, वही 1976-77 में 36.5% है। इस प्रकार से वो कंटिन्यू गिरते जा रहे हैं। तीसरा है श्रमिकों में अनुशासनहीनता। इसके कारण होता क्या है कि ये एक संगठन बन जाता है, औद्योगिकरण के कारण संगठन बन जाता है और संगठित होने के कारण मालिक एवं श्रमिकों में रस्साकसी प्रारंभ हो जाती है। चौथा है ऊर्जा की समस्या। औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा का जो मांग है वो बढ़ जाता है, लेकिन उस हिसाब से हमको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो पाती, इसलिए उद्योगों में ऊर्जा की समस्या बनी रहती है। पांचवा है उच्च आय वर्गों के लिए उत्पादन। औद्योगिक नियोजन के कारण क्या होता है कि हम जो प्लानिंग करते हैं उसमें जो उच्च आय वर्ग हैं उसके हिसाब से हमारा जो उद्योग है वो काम करता है कि उच्च वर्ग किन किन चीज़ों को उपयोग करता है, उसका ही हम बड़े पैमाने पे उत्पादन करने लगते हैं। छठवा है उचित रोजगार नियोजन का अभाव। इसका एक दोष ये भी है कि इस नियोजन के कारण रोजगार जो है वो उचित रूप से लोगों को नहीं मिल पाता। कारण क्या है कि जो छोटे उद्योग हैं या किसी विशेष क्षेत्र के, जैसे सूती कपड़ा, तेल पेरना, साबुन बनाना, माचिस, चमड़ा से संबंधित या अन्य जो कुटीर उद्योग हैं, उसके जो श्रमिक हैं उसको जो है बाहर होना पड़ता है औद्योगिकरण के कारण, क्योंकि ये सब चीज़ें उद्योग में बनना प्रारंभ होता है और बहुत बृहद पैमाने पर इसका उत्पादन होता है, जिसके कारण जो रोजगार का जो नियोजन है वो सही ढंग से नहीं हो पाता। सातवां है औद्योगिक वस्तु की ऊंची लागत। इसके कारण होता क्या है कि लागत जो है बढ़ जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी जो वस्तुओं की कीमत उसके तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्वस्थ जो प्रतियोगिता है उसका अभाव हो जाता है। इसलिए ये भी एक समस्या है कि औद्योगिक वस्तु का जो उत्पादन का जो लागत है वो हमारे यहाँ ज़्यादा है। जैसे हम चीन को देखें तो चीन में इलेक्ट्रॉनिक सामान सभी क्यों बनते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जो भी खरीदते हैं वो हमारे यहाँ असेंबल्ड होता है, लेकिन सामान कहाँ का रहता है, चीन का रहता है, क्योंकि वहाँ पर लागत कम है, जबकि हमारे यहाँ उसका लागत जो है बनने का वो बहुत ज़्यादा है। आठवां है उद्योगों में रुग्णता। इसके कारण होता क्या है कि बहुत सारे जो उद्योग हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे चीनी उद्योग है, जूट उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है या परंपरागत उद्योग है। यदि हम सही ढंग से प्लानिंग ना करें और चूँकि इन सब जो चीज़ें हैं वो उच्च वर्ग या फिर इसकी जो डिमांड है वो कम होने के कारण उद्योग क्या हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं और इसके विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नौवां है संगठित निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं पर अधिक निर्भरता। इससे क्या होता है कि पूंजी की जो गहनता और निर्गमित जो कर की जो ऊंची दर है, इसके कारण वित्तीय आवश्यकता बढ़ जाती है और उद्योग जो है अन्य जो वित्तीय संस्थान है उस पर निर्भर हो जाती है कि उनके माध्यम से वो पैसा लगाए और उद्योग का जो कार्य है उसको आगे बढ़ाए। 10वां है औद्योगिक क्षमता का अपूर्ण उपयोग। औद्योगिक प्लानिंग में एक चीज़ ये भी समस्या आती है कि जो हमारी जो क्षमता है उसका पूरा का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। जैसे हम भारत में देखें तो हमारा जो उद्योग क्षमता है उसका 25 से 50% क्षमता का ही उपयोग हो रहा है। 11वां है मजदूरी वस्तुओं का उत्पादन। हमारे वर्तमान औद्योगिक ढांचे की एक अन्य कमी यह भी है कि बहुत अधिक लोगों द्वारा बरती जाने वाली वस्तुएं, मजदूरी वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में यह उत्पादन नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या है कि हमारा जो उद्योग है वो कृषि आधारित है, हम कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं उसका ही मॉडिफाई करते हैं। मजदूरी वस्तुएं मतलब मजदूर कुछ नया चीज़ नहीं बनाते हैं, इसके कारण इससे कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं उसका ही हम निर्माण करते हैं। 12वां है क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि होती है। इससे कुछ क्षेत्र का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है और कुछ क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। जैसे हम यहाँ पर देखें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार जैसे राज्य में वांछित सफलता हमको दिखाई नहीं पड़ी है। निष्कर्ष क्या निकलता है? यद्यपि हम देखें कि सभी राज्यों ने क्या किया है कि उद्योग के विकास के लिए एक एजेंसी तो बनाई, लेकिन
ये जो एजेंसी है वो अन्य संस्थान को जो कि वहाँ पर विनिवेश करे उसको आकर्षित नहीं कर पाए। कारण क्या है कि जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो वहाँ पर उनको प्राप्त नहीं हो पाए। अतः उद्योगों के क्षेत्रीय विकास के लिए नीति में आवश्यक सुधार किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद भी औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां बहुत बढ़ी है। आज भारत की गणना हम देखते हैं तो अग्रणी औद्योगिकृत राष्ट्रों में की जाती है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि सार्वजनिक क्षेत्र देश को विकास के पथ पर अग्रसित करने के लिए सक्षम है। हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं वो बहुत तीव्रतर उससे जो है आगे बढ़ रहा है और विकसित हो रहा है। संदर्भ ग्रंथ के लिए हमने इसमें औद्योगिक समाजशास्त्र पीसी खरे, वीसी सिन्हा मयूर प्रकाशन का और औद्योगिक समाजशास्त्र डीएस बघेल का